अस्सलाम वालेकुम। डेंटल मटेरियल में हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है ट्रेडिशनल डेंटल सीमेंट्स। ठीक है, तो डेंटल सीमेंट इज़ अ मटेरियल जो कि ज़्यादातर टूथ कलर्ड है। इसके हमारे पास डिफरेंट टाइप्स हैं, हम उनको भी डिस्कस करेंगे। और हमारे पास यूज़ भी होता है, लेकिन ज़्यादातर एज अ लाइनर और बेस या ज़्यादातर एज अ लूटिंग। और आप इसके नेम से देख सकते हैं कि डेंटल सीमेंट है तो सीमेंट हमारे पास जिस तरह नॉर्मली ये दीवारों में सीमेंट यूज हुआ है और वो किस तरह वर्क करता है या क्या काम कर रहा है, तो सेम एज हमारे पास जो डेंटल सीमेंट मटेरियल है वो भी वही काम करेगा। पहले जो डेंटल सीमेंट्स यूज होते थे तो उनको प्रॉपर एज अ रेस्टोरेशन यूज होते थे, लेकिन अब जो है डेंटल सीमेंट्स को हम ज्यादातर एज अ रेस्टोरेशन यूज नहीं करते। हम उनको दो चीजों को एज एडहेसिव या दो चीजों को कंबाइन करने के लिए हम यूज करते हैं। यानी टूथ और कोई और मटेरियल है, अगर फॉर एग्जांपल एमलगम लगाना है और आपके पास कैविटी इस तरह की है तो डेंटिन एक्सपोज है या पल्प एक्सपोज होने वाला है, तो हम उनके बीच में लाइनर्स या बेसिस जब लगाते हैं तो वो एक्चुअली हम डेंटल सीमेंट्स लगाते हैं। ठीक है, तो दो चीजों के बीच में जब हमको एक लेयर देते हैं मटेरियल की, यानी उनको सीमेंट करने के, तो हम डेंटल सीमेंट लेयर लगाते हैं। या अगर आपने पेशेंट के लिए क्रोन लगाना है तो क्रोन को अबटमेंट उसके साथ फिक्स करने के लिए भी हम सीमेंट यूज करते हैं। हमने कोई इनलेस लगानी है, हमने कोई ऑनलेस लगानी है, तब भी हम डेंटल सीमेंट्स को यूज करते हैं। तो मीन्स वो उस चीज को सीमेंट करता है, सीमेंटेशन उसकी कर रहा है। ठीक है, जिस तरह के दो ईंटों के बीच में सीमेंट डाला होता है, एक दीवार में ये सीमेंट रखा होता है कि वो सारी ईंटें एक दूसरे के साथ अटैच रहें, उसी तरह हमारे पास डेंटिस्ट्री में भी डेंटल सीमेंट्स है जो कि एज एडहेसिव काम करती हैं, एज सीमेंटेशन करती है। ठीक है, सो डेंटल सीमेंट्स के बारे में हम पढ़ते हैं। कुछ डेफिनेशन है हमारे पास कि डेंटल सीमेंट जो है ये एक नॉन मेटालिक मटेरियल है। ठीक है, मेटालिक नहीं है, सो इट्स नॉन मेटालिक मटेरियल जो कि यूज होता है फॉर ल्यूटिंग। अब ल्यूटिंग क्या है? ल्यूटिंग टर्म जो है यूज होता है इसके लिए कि आप जब दो चीजों को एक दूसरे के साथ सिक्योर कर रहे हैं या आप डेंटल रिस्टोरेशन को टूथ के साथ सिक्योर कर रहे हैं, दिस इज ल्यूटिंग। सो ल्यूटिंग और एज अ फिलिंग मटेरियल भी हमारे पास यूज होते हैं। अगर छोटी माइनर एरियाज है तो वहाँ पे आप यूज कर सकते हैं, लेकिन ये पहले यूज होता था। ठीक है, जब हमारे पास ये कंपोजिट्स और ये मटेरियल्स नहीं आए थे तब हमारे पास सीमेंट्स इस तरह यूज होते थे, अब यूज नहीं होते ज्यादा। तो कह रहे हैं कि डेफिनेशन में कि नॉन मेटेलिक मटेरियल है, ल्यूटिंग के लिए यूज होता है, एज अ फिलिंग मटेरियल भी यूज होता है, परमानेंट के लिए भी आप यूज कर सकते हैं, टेम्पररी रिस्टोरेटिव पर्पस के लिए भी आप इसको यूज कर सकते हैं। So it is made by mixing components into a plastic mass। हम components को हमारे पास पाउडर लिक्विड फॉर्म में भी है, डिफरेंट फॉर्म में हमारे पास ये अवेलेबल है, ऑलरेडी मिक्स फॉर्म में भी अवेलेबल है, ट्यूब फॉर्म में भी है, पाउडर फॉर्म में भी है। तो हम इनको मिक्स करते हैं, एक प्लास्टिक मास बनाते हैं और उस मास को हम डेट सेट और एज एन एडहेरेंट, जो कि सेट होता है या फिर एज एन एडहेरेंट यूज होता है। अब एडहेरेंट मीन्स एज एडहेसिव, यानी दो चीजों को चिपकाता है। ठीक है, एडहेसिव। तो एज एन एडहेरेंट सीलर है, सील भी करता है इन अटैचिंग वेरियस डेंटल रिस्टोरेशन इन और ऑन द टीथ। यानी अगर आपने टूथ के ऊपर कोई भी डेंटल रिस्टोरेशन लगानी है, उसके अंदर रखनी है या उसके ऊपर लगानी है, उन चीजों को एडहेयर करने के लिए, सील करने के लिए, अटैच करने के लिए जो हमारे पास मटेरियल यूज होता है वो हमारे पास क्या है? डेंटल सीमेंट है। ये डिफिनेशन हमारे पास इस साइंटिस्ट ने दी है, क्राइग ने। दूसरी डिफिनेशन जो है, जो कि कार्ल एफ एंड जैक मूर्स जो है वो डिफाइन कर रहा है सीमेंट को, कि सीमेंट इज कॉमनली कंसिडर्ड एज अ सब्सटेंस, कि ये एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि होल्ड करता है टू सरफेसेस को टुगेदर, दो सरफेसेस को टुगेदर होल्ड करता है। इट आल्सो सर्व एज एन एजेंट, हमारे पास एज एन एजेंट भी सर्व होता है। ठीक है, एज एस्थेटिक रेस्टोरेटिव, खुद ये एक एस्थेटिक रेस्टोरेटिव मटेरियल है। ठीक है, यानी एस्थेटिक पर्पज है इसका, और टूथ कलर्ड है। ठीक है, इसलिए एस्थेटिक भी है। थर्मल इंसुलेटर भी हमारे पास यूज होता है। थर्मल इंसुलेटर के हमारे पास उसमें टेम्परेचर जो है, हॉट एंड कोल्ड की सेंसिटिविटी हमें फील होगी इस मटेरियल के लगाने से। टेम्परेरी रिस्टोरेटिव मटेरियल है हमारे पास, रिस्टोरेशन पर्पज के लिए यूज हो रहा है। और टेम्परेरी रिस्टोरेटिव मटेरियल है, मतलब आप जस्ट फॉर टाइमिंग के लिए यूज कर सकते हैं। एज अ मेडिकेमेंट भी हमारे पास यूज होता है फॉर पल्पल प्रोटेक्शन, पल्प को प्रोटेक्ट रखता है अंडर लार्ज रिस्टोरेशन। अगर आपने कोई भी लार्ज तरह रिस्टोरेशन लगानी है, या पल्प थोड़ा बहुत एक्सपोज हो रहा है, या बीच में जो टूथ सरफेस है कैविटी की और पल्प के बीच में कम है, तो हम वहां पे उस पल्प को प्रोटेक्ट करने के लिए भी पीआईसी को यूज कर सकते हैं, या हम सीमेंट्स को हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो एज अ मेडिकमेंट भी, तो दिस इज द डिफिनेशन।
नेक्स्ट डेफिनेशन जो है वो हमारे पास एनोसेविक ने दी है कि ये एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि हार्ड करता है, दैट हार्डन्स टू एक्ट एज अ बेस, जो कि हार्ड हो जाता है तो एक्ट करता है एज अ बेस भी, यानी आपने टूथ कैविटी में एज अ बेस लगाना है। बेस हमारे पास वो मटेरियल, हमारे पास मटेरियल्स की एक प्रॉपर थिकनेस होती है जो कि हम ज्यादातर केविटी के बेस में लगा देते हैं, तो एज अ बेस भी काम करता है सीमेंट, एज अ लाइनर भी। अब लाइनर है तो इट मीन्स कि ये हमारे पास थिन मटेरियल होगा, ये जस्ट आपकी कैविटी को लाइन करेगा, या आप सारे वॉल्स पे लगा सकते हैं इसको, इसको आप जस्ट एज अ बेस रखेंगे, ये थिक होगा, ये थिन होगा हमारे पास, ठीक है। तो एज अ लाइनर मटेरियल है, ज्यादातर हम डेंटिंग जब एक्सपोज होता है तो उसके ऊपर लगा देते हैं। फिलिंग मटेरियल भी हमारे पास यूज होता है, एज एडहेसिव भी है, दो चीजों को एडहेसिव करेगा, बाइंड करेगा। टू बाइंड डिवाइसेस, आपने कोई डिवाइस लगानी है, कोई भी प्रोसीजर यानी कोई आर्टिफिशियल रिप्लेसमेंट करनी है टू टूथ स्ट्रक्चर के साथ या टू ईच अदर, या एक दूसरे के साथ दो चीजों को अटैच करना है, तो उन सब के लिए हमारे पास जो सब्सटेंस यूज होता है उसे हम सीमेंट कहते हैं, ठीक है। फिर डेंटल सीमेंट का ये हमारे पास एक टाइमलाइन है कि किस तरह हमारे पास डेंटल सीमेंट्स आ गए थे। तो 1850 ऑनवर्ड्स हमारे पास जिंक ऑक्साइड इग्निनोज सीमेंट्स आए थे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो आए हैं ये सिलिकेट सीमेंट्स आ गए थे, ठीक है। हम इन सब के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। सिलिकेट सीमेंट्स आ गए थे, इसके बाद 1900 के बाद हमारे पास जिंक फॉस्फेट आ गए थे, फिर हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी आ गए थे। आफ्टर 1950 हमारे पास पॉलीकार्बोक्सिलिक जो पॉलीकार्बोक्सिलिक सीमेंट्स है ये हमारे पास आ गए थे। उसके बाद हमारे पास ग्लास आइनोमर आ गए थे सीमेंट्स, फिर हमारे पास रेजन कंपोजिट्स आ गए थे, फिर हमारे पास रेजन मॉडिफाइड ग्लास आइनोमर्स आ गए थे, और फिर कंपोमर्स आ गए थे, ठीक है। तो 1850 से लेकर 2000 तक हमारे पास ये सारे डिफरेंट सीमेंट जो है ये टाइम टू टाइम आ रहे थे, यानी डिस्कवरीज हो रही थी और हमारे साइंटिस्ट इस चीज के ऊपर काम कर रहे थे कि इस सीमेंट में अगर कोई ऐसी प्रॉपर्टी है वो तो खराब कर आए, तो दूसरा ऐसा लेकर आए कि वो उससे अच्छा हो, तो फिर तीसरा ऐसा लेकर आए कि वो उससे भी अच्छा हो। तो हर एक मटेरियल की अपनी फिर एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी थी साथ में। हिस्ट्री पे आ जाते हैं, हमारे पास वही सारे सीमेंट्स जो यहाँ पे हमारे पास ये इनकी टाइमलाइन है, यहाँ पे इनको थोड़ा और डिस्कस किया है। 1873 में हमारे पास सिलिकेट सीमेंट आए थे जो कि फ्लेचर लेकर आया था। फिर 1873 में हमारे पास जिंक ऑक्साइड और क्लोव ऑयल जो था वो भी आया था। कौन लेकर आया था? चाइजोलम लेकर आया था, या खाइजोलम भी पढ़ सकते हैं। 1879 में फिर हमारे पास जिंक फॉस्फेट सीमेंट्स आ गए थे जो कि डॉक्टर पेर्स लेकर आया था। फिर 1930 में यानी 19 सेंचुरी तो हो गए। फिर हमारे पास 1930 में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पेस्ट आ गए थे जो कि पेस्ट फॉर्म में अवेलेबल थे, जो कि हरमैन लेकर आया था। फिर 1968 में हमारे पास पॉलीकार्बोक्सिलिक सीमेंट आ गए थे जो कि डेनिस स्मिथ उसे लेकर आया था। एंड देन 1971 में हमारे पास ग्लास आइनोमर सीमेंट्स आ गए थे जो कि विल्सोना और कैंट लेकर आए थे। अच्छा, तो अब हिस्ट्री इसकी हो गई। अब हमारे पास कुछ आइडियल प्रॉपर्टीज हैं कि डेंटल सीमेंट हमारा कैसा होना चाहिए। तो आइडियल प्रॉपर्टी डेंटल सीमेंट की ये है कि आपका सीमेंट जो है वो स्ट्रांग होना चाहिए, उसकी अच्छी हार्डनेस भी होनी चाहिए, वो सीमेंट जो है वो हमारे पास पल्प को प्रोटेक्ट भी करे, यानी पल्प प्रोटेक्टेंट भी हो, एज अ मेडिकमेंट भी हो, ठीक है, वो हमारे पल्प को इरिटेट ना करे। थर्ड, हमारे पास आइडियल प्रॉपर्टी सीमेंट में ये हो कि वो हमारे पास सिलावा में या अगर हम कोई ओरल लिक्विड्स ले रहे हैं तो वो मटेरियल हमारे पास माउथ में इनसॉल्युबल रहे, यानी वो इन लिक्विड्स के साथ सॉल्युबल ना हो, कि उसकी सॉल्युबिलिटी ना आए, ठीक है। फोर्थ वन हमारे पास ये था कि मटेरियल हमारे पास डायमेंशनली स्टेबल हो, उसकी डायमेंशनल चेंजेस ना आए, ठीक है, वो एक्ट करे एज एडहेसिव, वो वहां पे एज एडहेसिव रहे, ठीक है, वो वहां से हटे ना। शुड बी नॉन पोरस, उसमें कोई पोरेसिटी ना हो। शुड बी बायोकम्पैटिबल एंड नॉन इरिटेंट, हमारे पास उसकी बायोकम्पैटिबिलिटी हो, हमारे हेल्थ पे कोई इफेक्ट ना डाले अगर इनहेल हो। नॉन इरिटेंट हो, हमारे पास टूथ को, हमारी ओरल कैविटी को इरिटेट ना करे। कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन शुड बी इक्वल टू टूथ स्ट्रक्चर, टूथ स्ट्रक्चर और मटेरियल का जो थर्मल एक्सपेंशन हो वो इक्वल हो, ताकि हमारे पास जो है वो अपनी एरिया से बाहर ना जाए। शुडंट बी अफेक्टेड बाय थर्मल चेंजेस, अगर आप कोई हॉट एंड कोल्ड चीज ले रहे हैं या उसकी इनटेक कर रहे हैं तो उसके साथ आपका मटेरियल अफेक्ट ना हो थर्मल चेंजेस के साथ, प्लस मॉइस्चर के साथ भी अफेक्टेड ना हो। एंड शुड बी इजी टू मैनिपुलेट, और उसकी मैनिपुलेशन भी इजी हो, ठीक है। सो दीज ऑल आर द आइडियल प्रॉपर्टीज ऑफ द डेंटल सीमेंट्स, आपका डेंटल सीमेंट्स इस तरह होना चाहिए। देन हमारे पास आ जाता है बेस्ड ऑन द इंग्रेडिएंट्स एंड एप्लीकेशन पे हमारे पास कुछ क्लासिफिकेशंस हैं। हर एक साइंटिस्ट ने अपनी अपनी क्लासिफिकेशन दी है, कुछ ने इंग्रेडिएंट्स भी दी होगी, कुछ ने एप्लीकेशंस पे, कुछ ने मैनिपुलेशंस पे, कुछ ने रिएक्शंस पे, कुछ ने पॉलीमराइजेशन पे।
सो डिफरेंट बेसिस पे हमारे पास क्लासिफिकेशन है। तो जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन है वो क्रेग क्रस्ट एडिशन से ली गई है, जिन्होंने इंग्रेडिएंट्स और एप्लीकेशन के बेस पे हमारे पास क्लासिफिकेशन की है कि आपके पास डेंटल सीमेंट्स जो होंगे वो वाटर बेस्ड सीमेंट्स होंगे या रेजन बेस्ड होंगे या ऑयल बेस्ड सीमेंट्स होंगे, ठीक है। अच्छा, ये इंग्रेडिएंट्स बेस पे आ गए, साथ में इसकी एप्लीकेशन भी उसी के मुताबिक होगी। तो जो वाटर बेस्ड सीमेंट्स हैं उसमें उन्होंने डाला है ग्लास एंड रेजन मॉडिफाइड ग्लास आइनोमर को, जिंक पॉलीएक्रिलेट को डाला है और जिंक फॉस्फेट को डाला है। फिर जो हमारे पास रेजन बेस्ड सीमेंट्स थे उन्होंने इसमें कंपोजिट और एडहेसिव रेजन्स को डाला और कंपोमर्स को डाल दिया क्योंकि इनमें रेजन प्रेजेंट है, ठीक है। ऑयल बेस्ड सीमेंट्स जो है इनमें हमारे पास जिंक ऑक्साइड इथेनॉल को डाला है और नॉन इथेनॉल जिंक ऑक्साइड को डाल दिया है। देन सेकंड साइंटिस्ट जो कि विलियम्स ओ बैरन और 2002 एंड रिचर्ड वैन नोरटजिदा, उन्होंने डेंटल सीमेंट्स को क्लासिफाई किया है ऑन द बेस ऑफ द बॉन्डिंग मैकेनिज्म कि इनके बॉन्ड्स कैसे बन रहे हैं या किस चीज के बीच में बन रहे हैं, ठीक है। वैसे तो हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ द बॉन्ड्स है, आयोनिक बॉन्ड्स है, हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड्स है, ठीक है, और कुछ हाइड्रोजन बॉन्ड्स है, बल्कि डिफरेंट टाइप्स हैं। तो वो बॉन्ड्स के बेस पे उन्होंने इनको क्लासिफाई किया है कि हमारे पास जो फर्स्ट वन है वो है फॉस्फेट बेस पे, सेकंड वन हमारे पास फेनोलेट बेस पे है, थर्ड वन हमारे पास पॉलीकार्बोक्साइलेट बेस पे है और मेथाक्रिलेट बेस पे है। तो जो फॉस्फेट बेस्ड हमारे पास बॉन्ड से तो उनमें हमारे पास जो मटेरियल्स डाले हैं वो है जिंक फॉस्फेट सीमेंट और मॉडिफाइड जिंक फॉस्फेट। अब देखिए इनमें फॉस्फेट ही है, ठीक है। तो फिर मॉडिफाइड जिंक फॉस्फेट के बाद क्लोरिडेटेड सीमेंट इसमें आ जाते हैं, कॉपर वाले आ जाते हैं और सिलिको फॉस्फेट वाले आ जाते हैं। फिर हमारे पास फिनोलेट बेस जो है, तो फिनोलेट बेस जो है वो हमारे पास जिंक ऑक्साइड इथेनॉल है और कुछ हमारे पास जो है ये जिंक ऑक्साइड इथेनॉल सीमेंट है, कुछ हमारे पास रीइंफोर्स्ड जिंक इथेनॉल है, कुछ हमारे पास EBA एंड अदर चेलेट सीमेंट्स आ जाते हैं फिनोलेट में। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चेलेट सीमेंट्स है, ठीक है। थर्ड वन हमारे पास आ जाते हैं पॉलीकार्बोक्सिलेट बेस्ड। पॉलीकार्बोक्सिलेट सीमेंट जो है वो हमारे पास जिंक पॉलीकार्बोक्सिलेट सीमेंट्स है और ग्लास आइनोमर सीमेंट जो है वो इसमें आ जाते हैं। बॉन्डिंग मैकेनिज्म में फिर जो मेथाक्राइलेट बेस्ड वाले आ रहे हैं वो 2 टाइप्स हैं, एक्रेलिक सीमेंट्स है और बेस गामा टाइप सीमेंट्स है, ठीक है। तो ये सारी उन्होंने फिर बॉन्डिंग मैकेनिज्म पे क्लासिफिकेशन कर दी थी। देन नेक्स्ट क्लासिफिकेशन जो हमारे पास बेस है वो सेटिंग रिएक्शंस पे है। तो एसिड बेस रिएक्शन है, लाइट या केमिकल एक्टिविटीज है, कुछ पॉलीमराइजेशन और एसिड बेस रिएक्शंस हैं, ठीक है। तो जो एसिड बेस रिएक्शंस है उसमें हमारे पास जिंक यानी इसमें एसिड और बेस जो है यानी आपका सीमेंट जो है उसमें एक एसिड पार्ट होगा एक बेस पार्ट होगा। हम उन दोनों को मिक्स करेंगे तो एसिड बेस रिएक्शन जिसमें जिंक फॉस्फेट आ जाते हैं और जिंक पॉलीकार्बोक्सिलेट आ जाते हैं, जिंक ऑक्साइड इथेनॉल है, कुछ ग्लास आइनोमर सीमेंट्स है। लाइट और केमिकल एक्टिविटीज यानी उनका सेटिंग रिएक्शन जो है वो लाइट के थ्रू होगा या केमिकली हो जाएगा। पॉलीमराइजेशन है जिसमें हमारे पास डिफरेंट मोनोमर जो है वो 2 होंगे, वो हम उनको कंबाइन करेंगे उनमें पॉलीमराइजेशन होगी, ठीक है। या फिर एसिड बेस रिएक्शंस होंगी। रेजिन मॉडिफाइड ग्लास आइनोमर सीमेंट्स जो है इसमें आ जाते हैं कंपोमर और रेजिन सीमेंट्स। तो दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द सेटिंग रिएक्शंस। देन हमारे पास जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है वो EC कॉम्बेट 6 एडिशन ने दी है, जो कि क्लासिफिकेशन जो है वो उन्होंने 3 में की है, एक एसिड बेस पे की है, एक पॉलीमराइजिंग पे और दूसरों को अदर मटेरियल्स में डाल दिया है। तो जो एसिड बेस रिएक्शन सीमेंट्स हमारे पास आ रहे थे वो जिंक फॉस्फेट थे, जिंक पॉलीकार्बोक्सिलेट थे, जिंक ऑक्साइड थे, सिलिकेट थे, ग्लास आइनोमर सीमेंट्स थे और जो हमारे पास पॉलीमराइजिंग मटेरियल्स आ रहे थे जिनकी पॉलीमराइजेशन होगी, ठीक है। तो वो एक्रिलिक पॉलीमर्स थे, साइनोक्रिलेट थे, डाइमेथाक्रिलेट पॉलीमर्स थे और पॉलीमर सेरामिक कंपोजिट्स थे। While other materials जो हमारे पास है वो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, गटा पर्चा और वार्निशेस हैं, ठीक है। तो ये क्लासिफिकेशन EC की आ गई। तो ये सारी क्लासिफिकेशन हो गई, कुछ डेफिनेशन हो गई, कुछ आइडियल प्रॉपर्टीज हो गई। अब हम आ जाते हैं कि हम एक एक सीमेंट को डिस्कस करेंगे कि हर एक सीमेंट की अपनी क्या प्रॉपर्टी है, वो कौन सी उसके डिसएडवांटेजेस हैं, कैसे यूज होते थे। तो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं सिलिकेट्स को। तो सिलिकेट्स हमारे पास 1903 में फर्स्ट इंट्रोड्यूस हुए थे और जब ये इंट्रोड्यूस हुए थे तो यूज हो रहे थे एज अ इंटीरियर फिलिंग मटेरियल्स यानी इंटीरियर टीथ के लिए यूज हो रहे थे। तो इंटीरियर टीथ के लिए यूज हो रहे थे इसके ये एस्थेटिक होंगे, अच्छे होंगे यानी अच्छे एस्थेटिक नजर आएंगे तो कलर होंगे, तभी तो ये हमारे पास इंटीरियर टीथ के लिए यूज हो रहे हैं। और हमारे पास एज अ फिलिंग मटेरियल यूज हो रहे थे जिसमें हमारे पास फिलिंग मटेरियल। फिर सिलिकेट्स आर द अटैक्ड
बाय द ओरल फ्लूइड्स, हमारे पास जो सिलिकेट्स थे वो जब हम उसको यूज कर रहे थे तो टाइम के बाद हमारे पास उसके ऊपर ओरल फ्लूइड्स जो थे वो अटैक कर रहे थे। तो जब ओरल फ्लूइड उसके ऊपर अटैक कर रहा था तो विद टाइम वो हमारे पास डिग्रेड हो रहे थे, ठीक है। फिर दे मे नॉट बी कंसिडर्ड द परमानेंट रिस्टोरेशन, ये हमारे पास एज अ परमानेंट रिस्टोरेशन यूज नहीं होते थे स्टार्ट में, उसको हम टेम्परेरी यूज कर रहे थे। और सिलिकेट सीमेंट जो है इसकी यूजेस खत्म हो गई, किस चीज के साथ, जब कंपोजिट रेजन्स आ गई और जब जीआईसी आ गया तब हमारे पास सिलिकेट की यूज जो है वो खत्म हो गई, ठीक है। अच्छा, इसकी कंपोजिशन में जो है ये हमारे पास पाउडर और लिक्विड फॉर्म में है, इसमें सिलिका है, एल्यूमिना है पाउडर फॉर्म में, फ्लोराइड कंपाउंड, कैल्शियम साल्ट्स हैं, ठीक है, ये चीजें इसमें प्रेजेंट थी। और इसके लिक्विड में हमारे पास एसिड है जो कि फॉस्फोरिक एसिड है, वाटर है और बफर साल्ट्स हैं, ठीक है। अच्छा, ये दोनों चीजें थी। फिर इसमें हमारे पास क्लोराइड फ्लक्स जो था वो यूज हो रहा था ताकि वो इन सारे मटेरियल्स को एक दूसरे के साथ सिंटरिंग करें, जो प्रॉपर इनकी अच्छी सी जो है एक दूसरे के साथ मिक्सिंग हो जाए, ठीक है। तो वो सॉलिड को प्रॉपरली लिक्विड के साथ और लिक्विड को सॉलिड के साथ प्रॉपर मिक्स करने के लिए हमारे पास क्लोराइड फ्लक्स यूज हो रहा था जो कि इसको परमिट कर रहा था। अच्छा, इसकी सेटिंग रिएक्शन, जब हमने इसकी कंपोजिशन भी देखी, अब हमने इसको मिक्स करना है। तो जब हमने मिक्स किया तो हमने पाउडर और जो लिक्विड था उसको एक दूसरे के साथ मिक्स किया। लिक्विड में जो हमारे पास एसिड था, फॉस्फोरिक एसिड, उसने पाउडर पे अटैक किया, वहां से हमारे पास कैल्शियम, एल्यूमिनियम, फ्लोराइड आयंस जो थी वो सारी रिलीज हो गई। जो मेटल आयंस उसमें थे वो एज अ फॉस्फेट पार्टिसिपेट कर रहे थे, ठीक है। और इस सीमेंट में हमारे पास फ्लोराइड साल्ट्स भी इंक्लूडेड है। और आप सबको पता होगा कि फ्लोराइड हमारे पास क्यों यूज होता है, ताकि वो हमारे पास कैरी से हमें प्रिवेंट करे, ठीक है। तो यही फ्लोराइड आगे जाकर हमें इसमें फिर एडवांटेज दे रहा था। अच्छा, अब एडवांटेजेस की बात कर रहे हैं तो हमारे पास जो सिलिकेट है वो इसकी गुड एस्थेटिक क्वालिटीज है क्योंकि क्रिएटिव में यूज हो रहे थे, एस्थेटिकली भी अच्छे थे। और हमारे पास ये एंटी कैरियोजेनिक थे, एंटी कैरियोजेनिक इस तरह की ये टू डिग्री को जो है वो वहां पे स्टॉप कर रहे थे, ठीक है, कैरिज से उसको प्रिवेंट कर रहे थे, यानी कैरिज नहीं होंगी सिलिकेट में के साथ। अच्छा, एज एनालॉग यूज हो रहा था, टॉपिकल अप्लाइड फ्लोराइड, क्योंकि इसमें ऑलरेडी फ्लोराइड है तो वही फ्लोराइड एज अ टॉपिकल भी इस तरह यूज हो रहा था, एज एनालॉग था, ये उसकी एज अ कंपैरिजन आ रहा था साथ में। अच्छा, डिसएडवांटेज जो सिलिकेट की थी वो ये थी कि ओरल फ्लूइड में ये स्टेबल नहीं था। क्यों नहीं था? इसके एस्थेटिक क्वालिटीज नहीं थी, वो लॉस कर रहा था। लॉस कैसे कर रहा था कि हमने कहा कि टाइम टू टाइम वो डिग्रेड हो रहा था, ओरल फ्लूइड जो है वो उसके ऊपर अटैक कर रही थी। जब हम इसको यूज करते हैं तो उसके लिए रबर डैम यूज करना जरूरी है ताकि वही जो कांटेक्ट ना आए वाटर का, लेकिन साथ में पल्प को भी इरिटेट कर रहा था, यानी पल्प को प्रोटेक्ट नहीं कर रहा था, तो ये इसकी डिसएडवांटेज आ गई, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट में हम फिर अदर मटेरियल्स के बारे में पढ़ेंगे।